नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। संसद ने 2023-24 के केंद्रीय बजट को मंजूरी दी। लोकसभा ने राज्यसभा द्वारा संशोधित वित्त विधेयक को स्वीकृति दी। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने इन्फ्लुएंजा और कोविड-19 की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ बैठक की। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा, वाणिज्यिक वस्तुओं और सेवाओं में देश का निर्यात वित्त वर्ष 2022-23 तक $750 बिलियन तक पहुंच जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में आगामी शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की अनुमति दी। और भारत की G20 अध्यक्षता में व्यापार और निवेश कार्य समूह की पहली बैठक कल मुंबई में शुरू होगी। समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों में अदानी मुद्दे की जांच संयुक्त संसदीय समिति से कराने और अन्य मुद्दों को लेकर आज लगातार 10वें दिन भी गतिरोध जारी रहा। हंगामे के बीच ही संसद ने 2023-24 के केंद्रीय बजट को मंजूरी दी। इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। एक रिपोर्ट। राज्यसभा में पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही 2 बजे दोबारा शुरू होने पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सदस्य अदानी मुद्दे की जांच संयुक्त संसदीय समिति से कराने को लेकर सदन के बीचों बीच आ गए। वहीं तृणमूल कांग्रेस, भारत राष्ट्र समिति, डीएमके और वाम दल भी उनके समर्थन में आ गए। हंगामे के बीच राज्यसभा ने वित्त विधेयक 2023 को लोकसभा को लौटा दिया। विनियोग विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक 2023 बिना चर्चा के ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन के लगातार बाधित होने पर निराशा व्यक्त की। Honorable members, it is unfortunate that 10 hours that were given for discussion on this have not been availed. It is most unfortunate. This is a theatre for discussion, debate, to put across points that matter in larger public interest. वहीं लोकसभा में आज पहले स्थगन के बाद शाम 4 बजे सदन की बैठक दोबारा शुरू होने पर विपक्षी सदस्य फिर से सदन के बीचों बीच आकर अपनी मांग के समर्थन में नारे लगाने लगे। हंगामे के बीच सदन ने राज्यसभा द्वारा संशोधित वित्त विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी। पिछले सप्ताह वित्त विधेयक को लोकसभा की मंजूरी मिलने के बाद राज्यसभा भेज दिया गया था। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस सदस्य संसद की कार्यवाही नहीं चलने दे रहे हैं और बयानबाजी कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कांग्रेस पर अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय का अपमान करने का आरोप लगाया। सरकार ने कहा है कि बजट प्रस्ताव में महिलाओं के लिए नई बचत योजना की घोषणा की गई है। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र नामक इस योजना में 2 साल के लिए 7.5% की निश्चित दर से जमा राशि पर ब्याज मिलेगा। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि यह योजना वित्त वर्ष 2023-24 में शुरू होगी। उन्होंने कहा कि महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना में राशि की सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। शिक्षा राज्य मंत्री डॉ सुभाष सरकार ने आज लोकसभा में बताया कि सरकार ने वेद पढ़ाने के लिए आदर्श वेद विद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। एक लिखित उत्तर में डॉ सरकार ने कहा कि केंद्र ने देश में 5 राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। ये आदर्श वेद विद्यालय पुरी, द्वारका, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ और गुवाहाटी में स्थापित किए जाएंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। महज अन्नदाता कहने से काम नहीं बनता है। ऐ किसान, तुझे पूरे देश का प्रणाम तो बनता है। धानुका, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कोविड रोकथाम की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वर्चुअली बैठक की। ये उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक देश में इन्फ्लुएंजा और कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर हुई है।
हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ राजीव बहल ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों तथा वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों को बढ़ते मामलों के कारणों पर कड़ी नजर रखने के संबंध में एक पत्र जारी किया है। पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड और इन्फ्लुएंजा स्थिति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की थी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे हिंदी और अंग्रेजी में अपने साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कोविड और इन्फ्लुएंजा संक्रमण के निवारक उपाय और उपचार पर चर्चा प्रसारित करेगा। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद में महामारी विज्ञान और संचारी रोग विभाग के पूर्व प्रमुख डॉ रमन गंगाखेडकर चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता विशेषज्ञ से कोविड और इन्फ्लुएंजा संक्रमण के एहतियाती उपाय, निदान और उपचार पर प्रश्न पूछ सकते हैं। श्रोता टेलीफोन नंबर 011-2371-7106 और 011-2331-4444 पर कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी प्रश्न भेजे जा सकते हैं। #AskIR से ट्विटर हैंडल @IR News Alerts पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर होगा। कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि वाणिज्यिक वस्तुओं और सेवाओं में देश का निर्यात 2022-23 तक $750 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा। 2021-22 में ये $650 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक था। सुश्री पटेल ने आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इंडिया सॉफ्ट के 23वें संस्करण का उद्घाटन किया। उन्होंने इंडिया सॉफ्ट में जारी किए जाने वाले 70 से अधिक नए उत्पादों के विकास के लिए देश के अनुसंधान और विकास पेशेवरों की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह डिजिटल क्षेत्र में देश की उपलब्धियों को दर्शाता है। इससे 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के संकल्प को मजबूती मिलती है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत व्यापार और निवेश कार्य समूह की पहली बैठक कल मुंबई में शुरू होगी। 3 दिन की बैठक के दौरान G20 सदस्य देशों के 100 से अधिक प्रतिनिधि, आमंत्रित देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक व्यापार तथा निवेश बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट। व्यापार एवं निवेश कार्य समूह की 3 दिवसीय बैठक का आयोजन 28 से 30 मार्च के दौरान मुंबई में किया गया है। भारत के G20 अध्यक्षता के दौरान यह कार्य समूह ग्लोबल वैल्यू चेन में विकसनशील देशों की सहभागिता बढ़ाने पर जोर देगा। वैश्विक व्यापार में MSME के सामने आने वाली समस्याएं दूर करने के लिए डिजिटल तकनीकी का उपयोग बढ़ाने पर भी सहमति की कोशिश की जाएगी। बैठक के पहले दिन कल व्यापारिक वित्त पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन मुंबई में किया गया है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल इसका उद्घाटन करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से जीवन भावसार। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत G20 अवसंरचना कार्य समूह की बैठक कल से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में शुरू होगी। 2 दिवसीय बैठक में G20 सदस्य देशों के करीब 63 प्रतिनिधि, आमंत्रित देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन भाग लेंगे। पर्यावरण और जलवायु कार्य समूह की दूसरी बैठक गांधीनगर में शुरू हो गई है। बैठक में सदस्य देशों ने जल संसाधन प्रबंधन की श्रेष्ठ पद्धतियों पर प्रस्तुति दी। इस आयोजन में 30 से अधिक देशों और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @IR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने की अनुमति देने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। एक ट्वीट में मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नियमों का पालन करते हुए शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे पहले न्यायालय ने आज उत्तर प्रदेश में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की अनुमति देते हुए राज्य चुनाव आयोग को इस संबंध में अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया।
उत्तर प्रदेश में वकील उमेश पाल के अपहरण के आरोपी नेता अतीक अहमद को कड़ी सुरक्षा के बीच आज शाम प्रयागराज लाया गया। उसे प्रयागराज जिले की नैनी जेल में रखा गया है और कल प्रयागराज की एक अदालत में पेश किया जाएगा। उसके भाई अशरफ को भी बरेली जेल से प्रयागराज लाया गया है। कल उसे भी अदालत में पेश किया जाएगा। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है प्रधानमंत्री का भ्रष्टाचार पर प्रहार। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर ये सिलसिला अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 26वीं कड़ी में पेश है मन की बात का वो खास अंश जिसमें प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार पर जोरदार प्रहार किया था। केंद्र की सत्ता संभालते वक्त देश की जनता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाने का वादा किया था। तब प्रधानमंत्री ने कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। उन्होंने सरकारी तंत्र से हर स्तर पर भ्रष्टाचार के खात्मे का संकल्प लिया था। अपने इसी संकल्प को प्रधानमंत्री ने 27 नवंबर 2016 को मन की बात में कुछ यूं दोहराया है। अभी भी कुछ लोगों को लगता है कि ये भ्रष्टाचार के पैसे, ये काले धन, ये बेहिसाबी पैसे, ये बेनामी पैसे, कोई न कोई रास्ता खोज करके व्यवस्था में फिर से ला दूं। वो अपने पैसे बचाने के फिराक में गैर कानूनी रास्ते ढूंढ रहे हैं। दुख की बात यह है कि इसमें भी उन्होंने गरीबों का उपयोग करने का रास्ता चुनने का पसंद किया है। गरीबों को भ्रमित कर, लालच या प्रलोभन की बातें करके, उनके खातों में पैसे डाल करके या उनसे कोई काम करवा करके पैसे बचाने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों से आज कहना चाहता हूं, सुधरना न सुधरना आपकी मर्जी, कानून का पालन करना न करना आपकी मर्जी, वो कानून देखेगा क्या करना, लेकिन मेहरबानी करके आप गरीबों की जिंदगी के साथ मत खेलिए। मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 8 बजे समाचार प्रभात और रात 8:45 बजे समाचार संध्या में। मौसम विभाग ने कहा है कि देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बुधवार रात से वर्षा, तूफान और ओलावृष्टि की आशंका है। विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि 30 और 31 मार्च को कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में 30 और 31 तारीख को प्लेन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और एडजनिंग सेंट्रल इंडिया जैसे नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान, नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश में थंडरस्टॉर्म हो सकता है और कहां-कहां ओलावृष्टि होने की संभावना भी है। लाइटनिंग का भी पूर्वानुमान किया जाता है। और 30 तारीख से 1 तारीख तक जो हिली एरिया है जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एरिया में भी स्नोफॉल हाई रीचेस पे और इसके साथ लाइटनिंग और ओलावृष्टि होने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने 2023-24 के केंद्रीय बजट को मंजूरी दी। लोकसभा ने राज्यसभा द्वारा संशोधित वित्त विधेयक को स्वीकृति दी। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने इन्फ्लुएंजा और कोविड-19 की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ बैठक की। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा, वाणिज्यिक वस्तुओं और सेवाओं में देश का निर्यात वित्त वर्ष 2022-23 तक $750 बिलियन तक पहुंच जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में आगामी शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की अनुमति दी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। महज अन्नदाता कहने से काम नहीं बनता है। ऐ किसान, तुझे पूरे देश का प्रणाम तो बनता है। धानुका, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम।